हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा और आपका एक प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पर हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जो आज 8वां लेक्चर है उसे हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और अब हम आपको देखिए आगे एकदम आज टॉपिक जो बताने जा रहे हैं उसके अंतर्गत कल मैंने नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं बताया जा रही हैं, तो उसी में ही मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, सिल्वर सॉल्ट से क्रिया, उसी के ही आगे है नाभिक स्नेही अभिक्रिया के ही अंतर्गत सिल्वर सॉल्ट से क्रिया, रिएक्शन विथ सिल्वर सॉल्ट। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग बढ़िया होंगे, खूबसूरत तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से इसे देख रहे होंगे और मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर सॉल्ट से करते हैं, किससे करते हैं? सिल्वर सॉल्ट से, तो हम आपको बता रहे हैं भैया एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एस्टर। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट टू गिव एस्टर। इसका हम लैंग्वेज पहले बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया समझने का प्रयास करेंगे। सिल्वर सॉल्ट से करने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर सॉल्ट से करने पर क्या प्राप्त होता है? एस्टर। आप लोग आईपीएससी में पढ़े होंगे, एस्टर का फार्मूला होता है RCOOR। एस्टर प्राप्त होता है, यही इसका रिएक्शन की लैंग्वेज है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट टू गिव एस्टर। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अगर हम क्या किया करते हैं, सिल्वर सॉल्ट से किया करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है? सिल्वर एस्टर प्राप्त होता है। तो एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या हो गया राजू? RX। और सिल्वर सॉल्ट का मतलब क्या होता है? सॉल्ट का मतलब होता है, जैसे ये अम्ल है, अगर इसी अम्ल से हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो आपको इसके द्वारा, धातु के द्वारा, जैसे ये CrOON हो गया, तो ये सोडियम का सॉल्ट है। और अगर हमने यही लिख दिया RCOOAG, तो ये किसका सॉल्ट हो गया? सिल्वर का सॉल्ट हो गया। अम्ल की अभिक्रिया अगर मेटल से कराई जाती है तो उसका वो सॉल्ट प्राप्त होता है। तो ये अम्ल है, इसका इसमें सॉल्ट से सिल्वर धातु से करा दिया गया, तो ये सिल्वर एसीटेट प्राप्त हो गया आपको। तो सिल्वर सॉल्ट से जब भी इसकी हम कराएंगे, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये तो समझाने के लिए आपको बताया। ये क्या है आपका? एल्किल हैलाइड। बहुत याद आ रहा होगा आपको एल्किल हैलाइड। और सिल्वर सॉल्ट मैंने बताया कैसे लिखते हो आप लोग? RCOOAG, यही है इसका फार्मूला। तो हमारे लिखने का थोड़ा स्टाइल बदल जाता है, वो होना भी चाहिए सबका अपना अपना फंडा। यहाँ AG और फिर COOR, देखिए ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है राजू? ये है आपका सिल्वर का सॉल्ट। देखिए हम सब कुछ कंप्लीट लेकर के आते हैं, और यहाँ से यक्स और यहाँ से AG सुनो जी, क्या जी? करता हूं मैं जो, तुम भी करो जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? AG और यहाँ से यक्स, ओके। अब आपका बाहर क्या हुआ? ध्यान दीजिए, RCOOR। ये देखिए, ये आपके सामने एस्टर का ऑर्डर हो गया, RCOOR, और प्लस यहाँ से आपको क्या मिल गया? AgX। तो ये जो बना है, ये आपके सामने क्या बना? एस्टर। RCOOR और ये AG और ये X बाहर हो गया, तो क्या बाहर हो गया आपका? AgX बाहर हो गया। ये इसका जनरल रिएक्शन है। अगर हम आपको एक एग्जांपल्स बता दें, हम आपको एग्जांपल अगर लें यहाँ पे, तो अगर हमने यहाँ पे कर दिया CH3 और यहाँ हमने कर दिया Br, तो ये क्या है? मेथिल ब्रोमाइड। ये क्या है भैया? मेथिल ब्रोमाइड। और प्लस अगर हमने Ag तो रखा ही है यहाँ पे, ये लीजिए, और इसके R के स्थान पे फिर देखिए COOR के स्थान पे हमने क्या रख दिया? CH3। तो इसका नाम क्या होता है जानते हो? मेथिल
एसीटेट, क्या नाम होगा इसका, सिल्वर एसीटेट, क्या नाम होगा, सिल्वर एसीटेट। भाई एसिटिक एसिड था ना ये, CH3COO, CH3COO, यहाँ एस था, ये एसिटिक एसिड था, अब मैंने यहीं पे कर दिया Ag, तो ये क्या बन गया जी, बोलो जी, सिल्वर एसीटेट। तो ये जब हम सिल्वर एसीटेट से करेंगे इसका अभिक्रिया, ये है आपका सिल्वर एसीटेट। जैसे ही हम सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया करेंगे इसकी, तो फिर वही हाल जो आपने भी इसके ऊपर हल किया था। तो यहाँ पे CH3 फिर COO, CH3COO CH3 और प्लस आपको क्या मिल गया इधर से AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसका नाम होगा मेथिल एसीटेट, जैसे सिल्वर एसीटेट तो यहाँ पे मेथिल एसीटेट। तो ये जो मेथिल एसीटेट प्राप्त हुआ, ये आपका क्या है, एक प्रकार का एस्टर, दे आर एस्टर। ओके, क्या बनेगी लैंग्वेज, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर एसीटेट से करने पर मेथिल एसीटेट ब्रैकेट में एस्टर एवं सिल्वर ब्रोमाइड, ये किसका फार्मूला है राजू, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो कितना कंटोस रिएक्शन था आपके सामने, ये सिल्वर सॉल्ट से अभिक्रिया। तो इस तरीके से हैलो एल्केन की जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। अब कुछ लोग सोचते होंगे इसमें कौन सा है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो ये एस्टर है इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो अब आपको ध्यान दीजिए, यहाँ से पहला टाइप का जो रिएक्शन है वो आपका समाप्त हो जाता है। और अब हम आपको दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, उसको अब आप लोग ध्यान दीजिए। इसको बढ़िया से आप लोग कॉपी में नोट्स बनाएं और इसे लिखें, तब बहुत मजा आएगा, जान लीजिएगा। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी वो मैंने आपको लिखा है विदा शुरू में जाकर के देखिए, जब रासायनिक गुण बताया था, उसको हम लोग कहते हैं बीटा निराकरण अभिक्रिया। इस नाम से मैंने बताया था आपको, बीटा निराकरण अभिक्रिया। इसी बीटा निराकरण अभिक्रिया को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डी हाइड्रो हाइलोजनी, बड़ा अच्छा नाम है, डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, बीटा निराकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण अभिक्रिया। और इस डिहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में एक नियम भी निकल के आता है, उस नियम का नाम से है सेटजेफ का नियम। सेटजेफ का नियम भी सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे आपसे पूछा जाता है ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये भी तो एक समस्या वाली बात है। तो जैसे ये मान लीजिए ये आपके सामने ये कंपाउंड है, अब इसका नामकरण अगर आपको करना है किसके रेफरेंस में, अल्फा बीटा, तो मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जहां से हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसको अल्फा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अल्फा। जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। और उसके जस्ट अगले वाले कार्बन को ही हम लोग क्या कहेंगे, बीटा, क्योंकि आप नंबरिंग करोगे उधर तो जाओगे नहीं। और फिर इसको आप लोग क्या कहोगे, गामा, या क्या कहोगे, डेल्टा। यही इसका नामकरण करना होता है। जब हम अल्फा बीटा के रेफरेंस में नामकरण किया करते हैं तो यही होता है, जान लीजिएगा। जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, समझिए। और जिसके उसके अगले तुरंत बाद वाले कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, बीटा कार्बन कहेंगे। और इसके बाद फिर गामा, ऐसे तो फिर लेकिन अल्फा बीटा का ही ज़्यादा महत्व है। तो जब इसका नाम कभी लिखोगे तो इसका नाम ऐसे लिखा जाता है, बीटा ब्रोमो। क्या लिखा जाता है, बीटा ब्रोमो। और 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है राजू, ब्यूट, और फिर एन, तो क्या हो जाता है, ब्यूटेन। बीटा ब्रोमो ब्यूटेन। तो मेरे हिसाब से
आपको समझ में आएगा। जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे अल्फा कहते हैं, और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा, और उसके फिर बाद वाले कार्बन को गामा कहते हैं। और ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी आपको आगे भी बताएं, जैसे आप जहां से फंक्शनल ग्रुप होता है उसको भी समझते हैं, लेकिन अभी यहीं पे इतना जानना है। तो यहाँ पर क्या होता है, बीटा इसलिए शब्द दिया गया क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, इसी बीटा कार्बन परमाणु से ही क्या निकलता है जानते हो, हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन परमाणु से क्या निकलने मतलब हाइड्रोजन। बीटा वाले से हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा वाले से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसका नाम क्या देखो, डी माने कमी, डिफिशियंसी। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां से निकला, और हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन। मतलब इस रिएक्शन में बीटा वाले से तो हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा वाले से क्या निकलता है, हाइड्रोजन। इसीलिए इसमें दो चीजों की कमी हो रही है, एक तो हाइड्रोजन की और एक तो किसकी, हाइड्रोजन की। मजा आया ना, एक तो हाइड्रोजन की और दूसरी हाइड्रोजन की, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। कंफर्म हो गया। तो चलिए आगे आप ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा, केवल बस इंतजार कीजिए हमसे, बस केवल साथ में। चलिए ध्यान दीजिए, इधर लिखता हूं राजू, एल्किल हाइलाइड हाइलाइट की अभिक्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में, ये रिएक्शन वही वाला है जो फर्स्ट वाला था, एल्कोहल की उपस्थिति में किसके साथ, KOH। एल्कोहल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में KOH के साथ करने पर, ध्यान देना, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में KOH के साथ करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ही डिहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मैं रिएक्शन लिखता हूं एल्किल हैलाइड। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2, यहां पे मैंने लिख दिया CH, और इसी को मान लीजिए CH3, यहां पे हमने कर दिया Br, और फिर उसके बाद हमने ले लिया यहां पे KOH, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो अब होगा क्या इस रिएक्शन में, मेरी बात को ध्यान दीजिए। मैंने बताया जो ये तो आपका यहां से कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा, ये कौन सा कार्बन, अल्फा, और ये कौन सा, बीटा। तो आप ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा और यहां से बीटा वाले से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। बीटा वाले से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन और यहां से ये हाइड्रोजन, हुई ना डिहाइड्रो हाइड्रोजनीकरण। तो अब होगा क्या, ये जब यहां से हाइड्रोजन कम हो गया तो यहां CH3 जो था वो CH2 हो गया, और ये CH2, तो अब आपका बन क्या गया, CH2, और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड CH2। अब यहां का एक H और ये OH किसके रूप में जाते हैं, H2O के रूप में, और ये K और ये Br, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये आपका क्या बाहर हो जाएगा, KBr, और प्लस बाहर क्या हो जाएगा आपको, J। तो इस तरीके से आपने देखा यहां पे कि इसका नाम क्या होगा, एल्किल हैलाइड तो है ही, लेकिन एल्किल हैलाइड में भी क्या है भैया, ये एथिल ब्रोमाइड।
क्या है आपका ये एथिल ब्रोमाइड, और ये आपका क्या है कास्टिक पोटास। क्या है ये कास्टिक पोटास। और अब बताइए इसका नाम क्या है एथिलीन, और एथिलीन एक प्रकार का है क्या राजू एल्कीन। क्या है एल्कीन। और ये क्या है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है आपका ये पोटेशियम ब्रोमाइड। बस यही रिएक्शन है। एथिल ब्रोमाइड की अक्रिया एल्कोहल की उपस्थिति में कास्टिक पोटास से करने पर एथिलीन पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, बीटा निराकरण अभिक्रिया या डिहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। या अगर आप और ध्यान दीजिए, अब एक वैज्ञानिक थे सेटजफ के नियम से, एक चीज आप ध्यान देना है, इसी रिएक्शन को एक वैज्ञानिक था उसका नाम था सेटजफ। सेटजफ ने क्या किया था, एक नियम दिया था। उन्होंने ये क्या बताया था कि जो ये सेटजफ का नियम था वो एकदम पूरा इसी डिहाइड्रो हैलोजनीकरण के नियम के रिएक्शन से ही है। उनका एकदम सीधा सा बात थी, ध्यान दीजिएगा, कि जो हाइड्रोजन परमाणु हुआ करता है जब भी वो क्या हुआ करता है रिएक्शन में बाहर हुआ करता है, तो उसी कार्बन से हाइड्रोजन बाहर हुआ करता है जिसको उस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर होता है जिसपे आपकी हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो पहले मैं नियम लिखता हूं, उसके बाद इस नियम को एकदम बखूबी आपको समझा देता हूं। हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती या हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से विलुप्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। यही इनका नियम है। हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन परमाणु से क्या होता है, विलुप्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी नियम को उदाहरण भी देंगे, ये तो समझ गए हैं आप लोग, ये सेटजफ के नियम से बता रहे हैं आपको, इसी रिएक्शन के ही। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वही एल्कीन ज्यादा स्थायी होता है जिस पर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा होती है। ये मैंने आपको जब मार्कोनिकाव का नियम और एंटी मार्कोनिकाव का नियम बताया था तब भी बताया था कि वही कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें एल्किल ग्रुप मतलब मेथिल की संख्या ज्यादा होती है। तो इसमें क्या बताया गया, अधिक एल्किल समूह युक्त एल्कीन अस्थाई होती है। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे देखिए CH3 CH2 CH और यहां पे है Br और ये है CH3। अब हम जब इसका बिहाइड्रो हैलोजनीकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में, किसके साथ, KOH के साथ, ये तो आप देखते ही हो, चाहे आगे लिखो यहां पे। तो मैंने ये बताया कि इसमें से आप देखिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन ये है कि जो ये हाइड्रोजन है जब यहां से निकलेगा तो एक कंडीशन आपके सामने ये है कि यहां से हाइड्रोजन एटम को निकाला जाए और एक कंडीशन है यहां से हाइड्रोजन एटम को निकाला जाए। लेकिन हाइड्रोजन तो उसी से निकलेगा जहां पे कार्बन
संख्या कम होगी। देख लीजिए आप यहाँ पे। तो जब पहली कंडीशन देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकले और यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन। नियम तो ये हाइड्रोजन परमाणु उस निकटवर्ती कार्बन से विलुप्त होता है जो आपकी जहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो अब यहाँ से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है जब यहाँ से जा रहा है आपका, तो अब आप ध्यान दीजिए इस रिएक्शन में क्या होगा, आपको पूरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब हाइड्रोजन गया, यहाँ से ब्रोमीन, तो बताओ क्या बना, CH3। अब यहाँ क्या बचा, CH, और इसके आगे डबल बॉन्ड CH, क्या हो गया, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ क्या हो गया, CH3। नीचे वाले रिएक्शन में देखिए अब की बार क्या बन सकता है, CH3, क्या बन सकती है ये CH3, और अब की बार यहाँ पे क्या रहने दीजिए, CH2, और फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CH, और अब क्या बनेगा आपको बताइए, एक में 2 ब्यूटीन बनेगा और एक में आपका क्या बनेगा, 1 ब्यूटीन। तो ये CH3 CH, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, CH2। नीचे वाले कंपाउंड में देखिए 2 एल्कीन बने हैं, इसमें से 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8, 3 2 5 5 1 6 6 3, 3 2 5 5 1 6 6 3 9, 3 3 3 1 कितना हो गया आपका, अच्छा लेकिन अभी बैलेंस तो वहां से होगा ना। अब ये क्या बना आपका, इसमें देखिए जो नीचे वाला, इधर वाला क्या बना है आपका, थोड़ा नीचे जगह कम मिल गई, 2 ब्यूटीन, क्या है आपका ये 2 ब्यूटीन, और नीचे वाला देखिए जो नीचे कंपाउंड बना है वो आपका क्या होगा, नीचे वाले कंपाउंड की बात ध्यान दीजिए। इसमें देखिए कार्बन की वैलेंसी बराबर है 4 4 2 6 6 2 8, 4 4 की बात 4 2 6 6 7 7 1 बराबर तो है। अब ये जो बना है ये क्या बना है, 1 ब्यूटीन, क्या बना है आपके सामने, ये 1 ब्यूटीन। ऊपर देखिए 2 ब्यूटीन है, नीचे क्या है 1। तो इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो ये बना है 2 ब्यूटीन बना है, और यहाँ पे जो बना है ये क्या बना है, 1 ब्यूटीन। देखिए ना, 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन। तो ये बताया जाता है कि ये 80% अस्थायी है, और ये कितना संभव होता है, 20%। बस हम आपको नीचे ही समझाना चाहते थे, ऊपर मिटाना चाहते थे, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये आपके सामने एक एल्किल हैलाइड है। अगर हम इसका हाइड्रोहाइड्रोजनीकरण किया करते हैं तो 2 एल्किन आपके सामने बन रही है, एक 2 ब्यूटीन है और नीचे क्या है, 1 ब्यूटीन। तो सटजेफ का नियम यही कहता है कि अधिक एल्किन समूह वाली एल्किन क्या होती है, अस्थायी होती है। तो इसमें आप देखिए कितना है, यहाँ पे 1 मेथिल ग्रुप है, 2 मेथिल ग्रुप, और इसमें केवल 1 मेथिल ग्रुप है। तो ये अधिक इसमें है ना, तो इसीलिए 80% स्टेबल है, और ये कितना 2% स्टेबल है। तो इस तरीके से ये बीटा निराकरण अभिक्रिया आपके समझ में आ गई होगी। और किताबों में तो मैं बता रहा हूँ केवल यहीं तक दिया गया है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में QoS से करने पर एल्कीन प्राप्त होता है, यही आपका रिएक्शन है। और इसमें जो होता है बीटा पोजीशन से क्या निकला हुआ है, हाइड्रोजन। क्या निकला है, ये भाई अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा से हाइड्रोजन निकला है, बीटा से हाइड्रोजन, तो इसीलिए इसको बीटा निराकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने नियम आपको इसलिए बताया ताकि आप और अच्छा जानते रहें। इसमें यही इतना ध्यान देना है कि जब हम एल्किल हैलाइड की QoS के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ मिक्सचर प्राप्त होगा एल्कीन का, और उस एल्कीन का जो प्राप्त मिक्सचर होगा उसमें अस्थायी वही होगा जिसमें एल्कीन समूहों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लिक आपको एकदम समझ में आ गया होगा एकदम विधिवत तरीके से। चलिए अब हम दूसरा रिएक्शन बताते हैं आगे। हाइड्रोएल्केन जो आप पढ़ रहे हो इसके अंतर्गत पहला रिएक्शन नाभिक स्नेही आपने पढ़ा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आप कौन सा पढ़ रहे हो, बीटा निराकरण अभिक्रिया भी आपने पढ़ा। और अब इसके बाद हम तीसरा बताने जा रहे हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ बताने जा रहे हैं राजू, अभिक्रिया धातुओं के साथ अभिक्रिया बताने जा रहे हैं। कुछ बच्चे इसको 11th लेवल में भी पढ़े होंगे, वहां का रेफरेंस कुछ और था, यहाँ का रेफरेंस कुछ और है। तीसरी प्रॉपर्टी, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया में नंबर 1 अभिक्रिया है ऊर्ध्व अभिक्रिया। क्या है ये, ऊर्ध्व रिएक्शन।
उर्ज रिएक्शन। अब हम इस उर्ज रिएक्शन को जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम मेटल से की जाती है, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल, सोडियम धातु, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव एल्केन, दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्ज रिएक्शन। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर एल्केन प्राप्त होता है, और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और एक चीज इसमें सबसे बड़ी चीज ये बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि उर्ज रिएक्शन में जो एल्किल हैलाइड लिए जाते हैं वो ध्यान दीजिए, इससे एल्केन जो प्राप्त होता है वो सम संख्या वाले कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन लिखेंगे तो समझाएंगे आपको। अब इसे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे लिखा हूं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये सब पढ़े भी हैं आप लोग, सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर सम संख्या, एक चीज मैं अपने मन से जोड़ रहा हूं, सम संख्या युक्त, ये अपने मन से जोड़ा हूं, जान लीजिएगा, इवन नंबर का सम संख्या युक्त एल्केन प्राप्त होता है। अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करेंगे तो इवन नंबर का, ऑड नहीं, इवन नंबर का क्या होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे ये है, मान लीजिए एल्किल हैलाइड, हमने ले लिया यहाँ पे सोडियम मेटल, अब सोडियम मेटल के यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और प्लस एल्किल हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति हमने कर दिया, शुष्क ईथर की। ये एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड, तो ये हो गया आपका नाम। आप लोग अगर लिख लें तो बहुत टाइम का लॉस ना हो, जान लीजिए, एल्किल हैलाइड, ये भी एल्किल हैलाइड। अब आप देखिए एकदम सीधा सीधा सा रिएक्शन है, यहां से R, ये देखो Na और ये X और ये X, ये देखिए पूरा बाहर, इसका X और ये, और बचा क्या, R और R, तो यहां हो गया R, फिर सिंगल बॉन्ड R, और फिर ये 2NaX, ये बाहर हो गया आपका 2NaX। बैलेंस करने के लिए पहले ही लिख रखा था हमने। अब यहां पे जो प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, एल्केन, ये बात याद रखिएगा। इस रिएक्शन को, ये जनरल रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन का ये जनरल। अब अगर हम R का मान यहां CH3 रखें और यहां Br रख दें और प्लस यहां क्या रख दें, 2Na, और प्लस X के स्थान पे फिर Br रखेंगे ही, और R के स्थान पे CH3 रख देंगे, सेम। तो अब आपको खुद दिख रहा होगा, यहां से CH3, यहां से CH3 बाहर, और यहां तो रहेगा ही शुष्क ईथर। अब यहां से CH3, यहां CH3 बाहर हुआ, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का मतलब होता है C2H6, और ये क्या है, एथेन। अब आप खुद विचार करिए कि हमने यहाँ मेथिल रखा जो कि सरलतम एल्किल ग्रुप था, तो हमको मेथेन नहीं बना, इसीलिए मैंने कहा है कि मेथेन उर्ज अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेथेन कैन नॉट क्रिएट बाई बूट रिएक्शन, और फिर क्या बाहर हो जाएगा, 2NaBr, यही इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या ध्यान दीजिएगा, कि मेथेन का निर्माण स्टार बनाने के लायक है ये उर्ज अभिक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। मेथेन कैन नॉट प्रिपेयर बाय उर्ज रिएक्शन। अगली चीज, इससे आप देख रहे हो कि यहां पे कार्बन 1 है दोनों में एल्किल ग्रुप में, लेकिन
यहाँ कितना मिल गया, कार्बन 2। इसीलिए जब हम कभी भी कार्बनिक यौगिकों का प्रिपरेशन करते हैं या उसकी श्रेणी को बढ़ाना होता है तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के समय कार्बन की संख्या को अगर बढ़ाना होता है तब भी वहाँ पे ऊर्ज रिएक्शन का क्या करते हैं उपयोग, जैसे 1 से 2 लाना होता है तो इसका हम बहुत बढ़िया उपयोग किया करते हैं। इसको रहने दीजिए, बस कोई पढ़ने लिख लीजिए बस। तो ये ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन के बाद अब हम अगला रिएक्शन बताने जा रहे हैं। अगला रिएक्शन है इसी में धातुओं के साथ अभिक्रिया में बी रिएक्शन। पहला तो कौन सा हो गया, सोडियम धातु के साथ, और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपने क्या बताया, आपने क्या बताया, एल्केन बनेगा। इसी में बी रिएक्शन है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। सब नेम रिएक्शन चल रहे हैं, जो बच्चे समझदार होंगे अलग पेज पे इसको सबको लिख रहे होंगे। जितना मैं शुरू से बताया हूं नेम रिएक्शन आपको मैं बताता हूं तो आप तुरंत जहां पेज पे मैंने कहा है वहीं पे जा करके आप इसको अलग से 1 2 3 4 करके लिखते रहे। आप देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप 40 नेम रिएक्शन तक पहुंच जाएंगे। तो जो बच्चे फॉलो कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं ठीक है आप यहीं से याद करिएगा, लेकिन अलग रहेगा तो आपको बेनिफिशियल रहेगा हमारी तरफ से। तो यहाँ फ्रैंकलैंड रिएक्शन और ऊर्ज रिएक्शन में बस इतना ही अंतर है कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक धातु से कराई गई है और ऊर्ज अभिक्रिया में किसके साथ कराई जाती है बताओ, सोडियम के धातु साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ करने पर पूरी कंडीशन वही है, एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल्स टू गिव एल्केन। इसी अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन ये एल्किल हैलाइड RX, यहां पे जिंक प्लस RX दूसरा मालिक्यूल, ये देखिए ये एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये जिंक मेटल है। बाहर क्या हुआ, R सिंगल बॉन्ड R। ये जो R सिंगल बॉन्ड R है यही आपका क्या है राजू, एल्केन। और यहां से बाहर क्या हो गया आपका Zn, जिंक की वैलेंसी तो होती है जिंक डाई हैलाइड। तो ये इसका हो गया। एग्जाम्पल्स अगर लेना चाहें तब, हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी। यहां पे देखिए ध्यान दीजिएगा, R ये है और यहां पे अगर R का मान क्या रखते हैं CH3 Br और प्लस जिंक प्लस यहां पे क्या हो जाएगा Br और यहां पे क्या हो गया CH3, कुछ आ रहा होगा। रिएक्शन जान लीजिए, इसे एकदम दौड़ते हैं, डांस करते हैं रिएक्शन भी। मिथिल ब्रोमाइड और ये भी क्या है मिथिल ब्रोमाइड। ये मुझे लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, वही हाल हमारा भी है। अगर लग गई जिसके साथ, केमिस्ट्री के साथ अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर प्रीत हो गई इसके साथ। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा राजू, CH3 ये और प्लस क्या बाहर होगा ZnBr2। ये क्या है आपका एथेन। तो आपको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया भी मैंने बता दिया। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल टू गिव एल्केन्स। ये आपका एल्केन्स का क्या हुआ, ये क्या है भैया एल्किल हैलाइड। ये तो हम बहुत पहले से लिखे आ रहे हैं, सदियों से लिखते आ रहे हैं इसको, ये आप जान लीजिएगा एल्किल हैलाइड। हाँ
नहीं तो आप भूल जाइए इसे। ये आपका हो गया। तो इस तरीके से ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आपकी हो गई। इसके बाद एक रिएक्शन है, जैसे फिटिंग रिएक्शन होता है, वो सब आपको हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये दोनों रिएक्शन इस पे डन कर दीजिएगा। अगला रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं। अगला रिएक्शन इसी में है सी, और जो सी रिएक्शन है वो बहुत कलाकार रिएक्शन है। इसको थोड़ा सा आप बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको और मजा आएगा। और आज हम तो हाइलो एल्केन को जान लीजिए एकदम समाप्त करने वाले हैं। अब हम इसके बाद हाइलो एरीन्स की तरफ चलेंगे। मतलब इस चैप्टर का आधा टॉपिक हमने आपको बता दिया और आप देखेंगे कैसे मजा आएगा आपको। तो अगला है सी। एक तो हम इस चाक से उग गए हैं, मैग्नीशियम। आप लोग इधर उधर जब घूमते हुए हमको देखते हैं तब इसी चाक से झगड़ा करने जाते हैं। मैग्नीशियम धातु से क्रिया। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिग्नॉर्ड। क्या नाम था? ग्रिग्नॉर्ड। एक बहुत फेमस पॉपुलर साइंटिस्ट है, जान लीजिएगा। उन्होंने क्या किया था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से कराया, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब मैग्नीशियम धातु से कराया तो बनने वाले यौगिक को नाम दिया था कार्बधात्विक यौगिक। एनसीईआरटी की लाइन नहीं कहती है, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, RMgX। और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कंपाउंड, इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि उससे आप एल्कोहल बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक बना सकते हो, यहाँ तक एल्डिहाइड बना सकते हो, फिनॉल बना सकते हो। कई कंपाउंडों का निर्माण उससे किया जाने लगा, और इतनी ज़्यादा वो फेमस विधि हो गई, इसलिए उस अभिकर्मक को नाम दे दिया गया उन्हीं के नाम पे, जिसको कहा करते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का जनरल फार्मूला होता है RMG और फिर X। यही है। मतलब इसमें जो मैग्नीशियम होता है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है? कार्बन से। मतलब ये C और ये Mg, ये धातु हुआ और ये कार्बन हुआ, तो इसलिए कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं इसको। कार्बधात्विक यौगिक इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या है, तो आप बताइए ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक जो होता है जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RMgX। मतलब मैग्नीशियम की एक वैलेंसी पे एल्किल या एरिल ग्रुप और दूसरी वैलेंसी पे हाइड्रोजन अगर जुड़ा रहता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। और ये आपको जानकारी कर बता दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए कि जो ग्रिग्नॉर्ड साहब थे ये जान लीजिए गणित और आपके ये फिजिक्स के छात्र थे। इनको इसकी गणित और फिजिक्स की बहुत जानकारी थी, और इन्होंने बाद में इनका केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या हुआ था? इंटरेस्ट आया था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जब इनका इंटरेस्ट आया, वैसे भी आप जानते हो कि जो ज़्यादा करके अपने सब्जेक्ट होते हैं उसमें इंटरेस्ट जो लोगों रहता ही है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने में और ही इंटरेस्ट आता है। तो इन्होंने जब केमिस्ट्री के क्षेत्र में इंटरेस्ट आया तो इस रिजेंट का इन्होंने निर्माण किया, और इनके साथ में एक वैज्ञानिक और थे, सोबातिये। दो साइंटिस्ट हैं। मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, सब एनसीईआरटी की बुक में है, ध्यान से पढ़ो करो कभी। तो सोबातिये नामक एक वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने क्या किया था? खूब अच्छा सा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया। इसीलिए इन दोनों को संयुक्त रूप से, ग्रिग्नॉर्ड साहब को और सोबातियों को मिलेगी अभी सोबातियो सैंडर्स रिएक्शन, तो सोबातियों को और दोनों लोगों को एक संयुक्त रूप से क्या किया गया था? दुनिया का सबसे जो लोकप्रिय है, जिसको पाने के लिए लोग पूरे विश्व के वैज्ञानिक ये सब लोग तत्पर रहा करते हैं, उसे हम लोग नोबेल प्राइज किया कहते हैं। वो नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। तो हम बताया किया करते हैं, मेरी बात को कंफर्म कर लिए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। आप सब लोग बस केवल ध्यान से पढ़ते रहें और मजा लें आप लोग बढ़िया तरीके से क्लास का। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो यहां पे मैं रिएक्शन बता रहा हूं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करने पर
मैग्नीशियम धातु से करने पर ग्रिग्नॉर्ड जिन लोगों का संतुलन जीव का नहीं होगा बोल भी नहीं पाएंगे। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड RX प्लस Mg, एकदम सीधा सीधा सा रिएक्शन है। ये क्या हो गया आपका एल्किल हैलाइड राजू, एल्किल हैलाइड, ये मैग्नीशियम मेटल है ही आपकी, और यहां बन जाएगा क्या आपका RMgX, और इसी RMgX को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से करने पर RMgX प्राप्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहा किया करते हैं भैया। और अब हम इस ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन के बाद हम इसको, अगर आपको एग्जाम्पल्स भी लेना चाहें आप, तो आप एग्जाम्पल्स के लिए तो आपको हमेशा बेकरार रहना चाहिए। एनसीईआरटी बस केवल यहीं तक लिख के छोड़ देती है बस। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, CH3Br और प्लस Mg, आपको मिल क्या जाएगा, CH3MgBr, यही है, देख लीजिए। इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम। इसीलिए तो कहते हैं टीचर और बुक में फर्क होता है कि बुकें यहीं तक समझा के छोड़ देंगी, टीचर आपको आगे ले जाएंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बहुत पॉपुलर रीजेंट है, इससे एल्केन बना सकते हो, एल्कोहल बना सकते हो, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो गया सी रिएक्शन, धातुओं के साथ में, किसके साथ, मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। अगला एक रिएक्शन है आपके सामने मिश्र धातु से क्रिया। किसके साथ अभिक्रिया है, मिश्र धातु से क्रिया। ये रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, लेकिन इसका एक एप्लीकेशन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इस हम रिएक्शन को आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ABC of D, मिश्र धातु से क्रिया। इसकी लैंग्वेज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, चाहे एल्किल हैलाइड कहो, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया लेड, या आप यहां पे कह सकते हो लेड और सोडियम। एक होता है अमलगम, जान लीजिए अमलगम क्या होता है पहले ही बता दे रहे हैं। जैसे कोई भी धातु हुआ करती है, जैसे वो मरकरी के साथ या लेड के साथ जुड़ी रहा किया करती है, तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एमलगम कहा करते हैं। मरकरी धातुओं के मिश्रण को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, एमलगम कहा करते हैं। तो अगर हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया क्या किया करते हैं, लेड और सोडियम, लेड और क्या हुआ करता है, लेड और सोडियम, मतलब Pb और Na, ये दो धातुएं होती हैं। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लेड सोडियम की मिश्र धातु से करने पर, हमारा इस रिएक्शन का बताने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, करने पर टेट्रा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड, शॉर्टकट में TEL, तेल, टेट्रा एथिल लेड तेल प्राप्त होता है। ये चीज अभी जैसे हम आपसे कहते हैं कि टेट्रा एथिल लेड बनाने में, तो आप ऑप्शन कहते हैं सर बनाए यही नहीं तो
पेट्रोल एथिलेट बता दे रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको इसलिए बताया था, वो भी रिएक्शन आपको इसलिए बताया था मैंने, कौन सा, जो आपको एथिल मर्केप्टन वाला बताया था कि यूज़ भी आप जानते रहें, कंपटीशन लेवल पे कूदे तो सब चीज़ों की जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शन है ध्यान दीजिएगा, टेट्रा एथिल लेड, तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला होता है C2H5Br, ये एल्किल हैलाइड है, और प्लस 4Na-Pb, ये सोडियम और इसका, या PbNa कह दीजिए, PbNa, ऐसे ही लिखा ही जाता है क्योंकि मिश्र धातु है। और जब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, टेट्रा एथिल, C2H5 को एथिल कहते हैं। टेट्रा कह रहा है, इसका मतलब 4, 4 टेट्रा एथिल, और फिर यहां क्या हो जाएगा, लेड, Pb, और फिर इसका मतलब अब यहां पे जब 4 कर दिए इसको 4 कर दिए, ये आप ध्यान दीजिए। और फिर क्या होगा, 4Na-Br, 4 है ना, ये देखिए कहाँ गया, Na 4 है और Br भी 4 है, 4Na-Br। अब यहाँ एक लेड आपका यूज हुआ है, कितना बचा, 3 लेड बचा बस। अब जो ये बना है आपका, ये क्या है, टेट्रा एथिल लेड। एथिल ब्रोमाइड ये है आपका, या एथिल क्लोराइड, कोई भी। एथिल ब्रोमाइड की अक्रिया सोडियम लेड और सोडियम की मिश्र धातु से करने पर टेट्रा एथिल लेड प्राप्त होता है। ये टेट्रा एथिल लेड जो होता है, इसका एप्लीकेशन ये है कि ये जो हुआ करता है, बहुत ही बढ़िया सा यूज किया जाता है इसका अपस्फोटन को रोकने के लिए। आप लोग देखते होंगे जो आपकी 2 पहिया या 2 व्हीलर गाड़ियाँ होती हैं, उसमें क्या किया जाता है, जब आप कहीं किसी भी पेट्रोल टंकी से तेल लेते हैं पेट्रोल का, तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी अगर उसकी अच्छी नहीं होती है तो आप जैसे ही गाड़ी को चलाते हैं तो वो जल्दी से जल जाता है और एक कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, पिस्टन पे धक्का लगता है। इसीलिए देखिए कहीं कहीं पे पेट्रोलिंग करते समय क्या किया जाता है, उसमें एक अलग से ऑयल डाल देते हैं जिसको मोबिल कहते हैं, और वो कोई और नहीं होता है, यही है टेट्रा एथिल लेड। इससे मिला देने से जो अपस्फोटन की क्रिया हो रही थी, जो कड़कड़ाहट की क्रिया हो रही थी, उस तेल की जो क्वालिटी कम हो गई थी वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अपस्फोटन की क्रिया को रोकने में। तो इसीलिए इसको मैंने बताया टेट्रा एथिल लेड का उपयोग वाहनों में अपस्फोटन, नाकिंग, अपस्फोटन की क्रिया को एवॉइड या रोकने के लिए किया जाता है। और अब इस तरीके से ये टॉपिक आपका यहां से क्लियर होता है। और लास्ट में हेलोएल्केन का एक रिएक्शन है अपचयन, रिडक्शन रिएक्शन। 4 केमिकल प्रॉपर्टी बताया था ना, तो लास्ट वाली ये बता रहा हूं। एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है या अपचयन जो होता है, अपचयन मतलब रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। एल्किल हैलाइड का अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट AlI, AlH4, जिंक HCl की उपस्थिति में अगर अपचयन किया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। एल्किल हैलाइड का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर अपचयन किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूं, एल्किल हैलाइड का अपचयन LiAlH4, ये है एक अपचायक अभिकर्मक है। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या ZnHCl,
लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या ZnHCl की उपस्थिति में करने पर क्या प्राप्त होता है बताओ? एल्केन। अब एल्केन तो सब लोग जानती हो, एल्केन प्राप्त होता है। रिएक्शन RX, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन के साथ अक्रिय। अब इसके बाद यहां पे आप दिखा दीजिए LiAlH4, और जब ऐसे इसका अपचयन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से एक X बाहर हो जाएगा और यहाँ पे एक H इसका R के साथ है, तो बन जाएगा ये RH और प्लस EHX। इस RH को ही हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन। बस ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का अगर हम इसकी उपस्थिति में अपचयन कर रहे हैं तो आपको मिलेगा क्या? एल्केन। रिएक्शन का यहां देख लीजिए, इस चीज को थोड़ा यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा शॉर्टकट में समझा दे रहा हूं। इसका एग्जांपल्स CH3 और यहां रख दीजिए Br और प्लस 2H, ये हो जाएगा 2H, देख रहे हैं ना? CH3 Br फिर 2H, यहाँ पे LiAlH4 बनेगा क्या? CH3 और एक H इसमें से आ जाएगा CH4 और प्लस H, और ये क्या है राजू? क्या है? तो एल्किल हैलाइड का अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट LiAlH4 की उपस्थिति में या जिंक HCl की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो एल्केन प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हैलो एल्केन की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी अर्थात एल्किल हैलाइड की केमिकल पूरी प्रॉपर्टी समाप्त हो गई। आपने देखा होगा कि किस तरीके से आपको पूरी हमने बातें यहाँ पे कंफर्म कराई, एक एक रिएक्शन, एक एक टॉपिक हमने विधिवत तरीके से आपको क्लियर किया, और आपका भी ये कर्तव्य है कि आप लोग भी इसको क्लियर करें और तभी आप लोग जान लीजिए विधिवत तैयारी कर पाएंगे। तो आज हम यहीं पे अब क्लास इसकी क्लोज करते हैं और आने वाले अब अगले लेक्चर्स में हम आपको हैलो एरिन्स पढ़ाएंगे। कहने का मतलब हैलो एल्केन आपका क्लोज हो गया, अब हैलो एरिन्स चलेगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से आपकी केमिस्ट्री का पढ़िए तो आनंद आता है। तो इस तरीके से हम आज अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।